नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष व प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और भूटान यात्रा पर आए भूटान नरेश के साथ पीएम मोदी की कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। देखिए, पीएम मोदी ने नई दिल्ली में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। दोनों नेताओं ने भारत और भूटान के बीच साझेदारी लगातार मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया है। पीएम मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित सरकारी आवास पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक का स्वागत किया। पीएम ने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए इसी वर्ष मार्च में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों के द्वारा दिए गए असाधारण गर्मजोशी से भरे आतिथ्य को भी याद किया। तो देखिए, तस्वीर के साथ हेडलाइन आप देख सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और भूटान। तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में आर्थिक विकास को लेकर भारत की अग्रसरता और प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने हिमालय राष्ट्र के विकास के लिए जो भारत जिस तरह से प्रतिबद्ध है उस बात को दोहराया है। तो यात्रा पर आए भूटान नरेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और कई अलग अलग मसलों पर बातचीत हुई है। जैसे कि बता रहे, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर बात हुई है। व्यापार तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मसला रहता ही है जब दो देश आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरह से रहेगा, अंतरिक्ष में किस तरह से हम देख सकते हैं स्कोप, प्रौद्योगिकी समेत अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत हुई है। तो दोनों देशों के बीच अनुकरणीय साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोहराई गई है। और देखिए, इन तमाम बातों के बाद, बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भूटान के राजा रानी का भारत में स्वागत करते बहुत खुशी हो रही है। भूटान की प्रगति और क्षेत्रीय विकास के लिए महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और अद्वितीय स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इस बात का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। इसके बीच देखिए, भी बता दें कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। गेलफू माइंडफुलनेस सिटी पहल पर विचारों का आदान प्रदान किया। ये पहल भूटान के विकास को गति देने और भारत के निकटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भूटान नरेश की ओर से शुरू की गई एक दूरदर्शी परियोजना है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल मार्च में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों की तरफ से जो जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया था, आतिथ्य किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किया था, उस वेलकम को याद किया। उन्होंने भूटान नरेश रानी के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया। अब जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए, जिस तरह का वेलकम उनका हुआ है उस कच्ची को प्रधानमंत्री ने याद किया। और उसके बाद जब वो आए हैं भारत, तो उन्हें भी बताया कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस तरह से जब कोई बाहर से आता है तो भारतीय किस तरह से दोनों हाथ खोलकर उसका स्वागत करते हैं। इस बात को भी जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, हमेशा भारत जो होता है वो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसी के साथ आगे बढ़ता है। और तमाम जो एशिया के देश हैं, किस तरीके से जो आसपास के देश हैं, उनके साथ संबंध और प्रगाढ़ हों, ये कोशिश भारत की हमेशा से रहती है। चाहे वो तमाम देशों से किस तरीके से गतिरोध चल रहा हो, कोशिश यही की जाती है वो आपसी गतिरोध को कम किया जाए, जिससे कि विकास के सुअवसर तमाम देशों को मिल सके और हमें भी उनके साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो फिलहाल देखिए, चाहे वो चीन की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, हमेशा से भारत ने कभी भी आगे इस तरीके से पहल नहीं दिखाई जिससे कि संबंध खराब हों। देखिए, कोशिश यही रहती है कि तमाम देशों के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ हों और अच्छे हों। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भारत की प्रतिबद्धता 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए भी भारत द्वारा विकास किए गए सहयोग को दोगुना करने पर भी उसमें प्रकाश डाला गया। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी। और नरेश से भूटान की खुशहाली, समृद्धि और आकांक्षाओं के लिए दृढ़ समर्थन के बाद पीएम मोदी ने उनका सम्मान किया, उनके लिए प्रतिबद्धता को वापस दोहराया है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए, फडणवीस तीसरी बार बन गए हैं सीएम और शिंदे डिप्टी सीएम। अजीत पवार ने भी ली है डिप्टी सीएम की शपथ। कल शपथ ग्रहण समारोह था और देखिए, काफी वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा है। हालांकि देखिए, हर अखबार में आपको ये खबर मिलेगी। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नया रिकॉर्ड है।
13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले वो बीजेपी के पहले नेता हैं। शपथ के बाद वो पीएम मोदी के पास गए हैं और अभिनंदन किया। देखिए, देवेंद्र फडणवीस का भी एक अलग रिकॉर्ड है ये। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। वो राज्य के दूसरे नेता है जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने हैं। शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। वो छठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बने हैं। वाकई में देखिए, ये सभी जानते हैं कि जैसे जैसे बीजेपी समय यदि लेती है मोनिका, तो जाहिर सी बात है कुछ सोचती है, कुछ बदलाव लेती है। हालांकि उस वक्त भी ये हवा गर्म थी जब रुझान आ रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा, और जैसे जैसे सीट बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा आ गई तो ये निश्चित हो गया था कि फडणवीस ही बतौर सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन शिंदे अपनी अलग ताल ठोक रहे थे। हालांकि दबी ज़बा में वो बहुत कुछ कह रहे थे, अजित पवार वहाँ पर बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन सबकी बातें धरी रह गई और देवेंद्र फडणवीस को वापस से बतौर सीएम चेहरा बना दिया गया। अच्छा, इस बीच आपको बता दें कि पेच सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर ही नहीं था, बल्कि अब जो कैबिनेट का विस्तार होगा, अब जो नई मंत्रिमंडल बनेगा, उस पर भी सभी की तीखी निगाह बनी हुई थी। यहाँ पर समझाइश ये भी दी जा रही थी, क्योंकि ये भी कहा जाता, अंदर खाने से खबर भी थी कि जो गृह मंत्रालय है उसकी चाहत रखते हैं कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे, और ये चाहते थे कि जब देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम थे और शिंदे सीएम थे, तो गृह मंत्रालय जो था वो डेप्यूटी सीएम के पास यानी कि देवेंद्र फडणवीस के साथ था। तो फिलहाल उनका ये भी कहना था कि यदि ठीक है, यदि आप मुझे डेप्यूटी सीएम का पद दे रहे हैं तो गृह मंत्रालय भी मेरे पास ही रखिए। ठीक है, बीजेपी के पास चूंकि सीटें ज़्यादा थी तो जाहिर सी बात है कि तमाम मंत्रालय जो हैं वो उन्हीं के पास, बड़े जो हैं विभाग जो हैं उन्हीं के पास रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें, 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री इस बीच मौजूद रहे। तो शिवसेना से विद्रोह कर बने महाराष्ट्र की सियासत के लड़ाका भाऊ एकनाथ शिंदे, सियासत के सदाबहार उप मुख्यमंत्री अजित पवार सीएम बनने की हसरत उनकी एक बार फिर से अधूरी रह गई। तो फिलहाल देखिए, राजनीतिक ग्रहण की भविष्यवाणियों को दरकिनार कर एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने न केवल भाजपा नीति महायुति में अपनी स्थिति की मजबूती की, बल्कि छठी बार वह उप मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी स्वयं को स्थापित कर लिया गया है। तो फिलहाल देखिए, अब बदला नहीं, बदलाव की राजनीति देखिएगा महाराष्ट्र। इस तरह की जो बातें हैं वो इस वक्त गूंज रही हैं, और नए विधानसभा का पहला सत्र भी आपको बता दें कि 7 दिसंबर से यानी कि कल से शुरू होगा। तो फिलहाल देखिए, चुनाव यहाँ खत्म हुए हैं, इसके बाद चुनाव होंगे बीएमसी के, जो सबसे ज़्यादा अमीर नगर निगम कहा जाता है। अभी देखना होगा, निगाहें वहीं अब टिकी होंगी, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। और देखिए, इस खबर को बहुत सारे अलग अलग अखबारों में इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हम देखें कितना पे कल की तस्वीरें छापी गई हैं, और देखिए इस बात का भी जिक्र किया है कि एक है तो सेफ है नारे को बीजेपी आगे भी चुनाव में इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हमने देखा कि नारा काम आया है। ज़मीनी स्तर पर महाराष्ट्र में जो जीत मिली है, हम इसे कह सकते हैं कि मायावती गठबंधन के काम आया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आगे भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी ने माना है कि उसे मिली बम्पर जीत के पीछे इस नारे का बहुत बड़ा योगदान है। अब बीजेपी इस नारे को आगे और भी आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इस बीच देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जाति जनगणना की काज बना है ये नारा। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जाति जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश तो की, बीजेपी ने इसका विरोध खुलकर नहीं किया। बीजेपी नेताओं के अलग अलग तरह से स्टेटमेंट आते रहे। अब बीजेपी ने इसके काज के तौर पर एक है तो सेफ है का नारा ढूंढ लिया है। नारा महाराष्ट्र में फायदेमंद भी हमने देखा किस तरह से रहा है। बीजेपी अब इसे दिल्ली और बिहार में भी जोर शोर से इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के वक्त संविधान का जो मसला उठाया, बीजेपी को हुआ कुछ हद तक इसमें सफल दिखे, लेकिन असल में सफलता किसे मिली है ये भी आपको समझना होगा। तो कल जिस तरह से पीएम, मंत्री, सीएम मंच पर दिखे, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन हम इसे कह सकते हैं। अब चूंकि ये शपथ ग्रहण समारोह मुंबई में था, तो यहाँ पर हमने फिल्म जगत की झलकियां भी देखी। यानी कुल मिलाकर ये जो कल का शपथ ग्रहण समारोह था, इसकी चकाचौंध कुछ अलग ही थी। बहरहाल आगे बढ़ जाते, अगली खबर को कर लेते हैं। अब चूंकि देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव थे, झारखंड में भी 7 चुनाव हुए, और कल झारखंड में
कैबिनेट विस्तार हुआ है। सोरेन के कैबिनेट में जेएमएम के 6 जो है मंत्री बनाए गए हैं, कांग्रेस के 4, आरजेडी के 1 एमएलए बनाए गए हैं मंत्री। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को इंपॉर्टेंस दी है। देखिए, हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन के बाद राजभवन में अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% जो मंत्री हैं उनको बदल डाला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समय समय पे जैसे जैसे गुजर रहा है, तमाम चीजें बदल रही हैं, सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। अब गति आएगी, हमारी सरकार और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। जेएमएम नेता सुदिव्य कुमार ने कहा कि एक विधायक के तौर पर मेरी प्राथमिकता मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विकास था, लेकिन अब एक मंत्री के तौर पर मेरी प्राथमिकता मेरे राज्य का विकास होगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम झारखंड को और बेहतर और विकसित राज्य के रूप में देखेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कल यहाँ पर भी शपथ ग्रहण समारोह था, क्योंकि कैबिनेट विस्तार था, इसका आयोजन किया गया था। 2 महिलाओं को कैबिनेट में जगह भी मिली है। सत्तारूढ़ गठबंधन में इस बार 8 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। ये भी जानकारी आपको दे दें, इनमें से 2 को कैबिनेट में जगह दी गई है। राज्य के 5 प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व मिला है, रिप्रेजेंटेशन मिला है। संथाल परगना से सबसे ज्यादा 4 मंत्री बनाए गए हैं। कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2-2, पलामू प्रमंडल से 1 विधायक को जगह मिली है। ठीक है, चुनाव में 28 में 27 आदिवासी आरक्षित सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत मिली है। और इस आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व है। सीएम को मिलाकर इन जनजाति के मंत्रियों की कुल संख्या 5 है। ओबीसी समुदाय से कुल 3 मंत्री हैं। संजय प्रसाद यादव है, योगेंद्र प्रसाद हैं और सुदिव्य सोनू है। दीपिका पांडे सिंह को मंत्रिमंडल में ओबीसी और सामान्य दोनों वर्गों का रिप्रेजेंटेटिव माना जा रहा है। मंत्री इरफान अंसारी और हफीजुल अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जेएमएम के 6 विधायकों समेत 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और नाम जिस तरह से मैंने भी आपको बताई और दूसरे अखबारों में किस तरह से इसका जिक्र है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि सीएम के शपथ ग्रहण के 7 दिन के बाद गुरुवार को हेमंत सोरेन की पूरी टीम फिलहाल तैयार हो गई है। देखिए, तमाम चीज़ों का ख्याल रखा और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट का विस्तार तो होना ही है। जातीय समीकरण क्या हो, उस फॉर्मूले को फिट किया गया। परफॉर्मेंस के आधार पर आपको बता दें मंत्रियों को चुना गया था। तमाम 50% जो नए चेहरे उनको बदला गया, कुछ पुराने चेहरे रखे गए, ज़्यादा नए चेहरों को मौका दिया गया, जिससे कि एक नई टीम को तैयार किया जा सके। तो हेमंत सोरेन की कोशिश यही थी कि नई टीम के साथ हम आगे बढ़ें और विकास के पद पर, चूँकि ऑलरेडी आपको बता दें कि झारखंड समृद्ध है और प्राकृतिक रूप से समृद्ध ज़रूर है, लेकिन उसको विकास के लिए और डेवलपमेंट की ज़रूरत आगे होनी है। और इसी को लेकर ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि जो नई टीम तैयार हुई है वो जाहिर सी बात है बेहतर और काम करेगी और सरकार जनता के हित में आगे बढ़ेगी। चलिए, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा देंगे। 101 किसानों का पैदल जत्था आज रवाना हो जाएगा। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। किसान नेताओं के मुताबिक वो इस बार पैदल ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए मार्च करेगा। किसानों ने कहा कि वो सरकार के किसी एक्शन से डरने वाले नहीं है। शेड्यूल के मुताबिक किसान दिल्ली मार्च जरूर करेंगे। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नई सिरे से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जाली कैमरे, लाउडस्पीकर तक लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अंबाला और खनौरी बॉर्डर पर धारा 163, जिसे हम पहले धारा 144 के नाम से जानते थे, लगाई गई है। यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप समझिए, चूंकि महापंचायत हो गई, इससे पहले भी आपने देखा होगा हमेशा किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। यही जो पूरा मामला, तमाम जो बड़ी 5 मांगी थी उनकी, उसको लेकर लगातार वो धरना दे रहे हैं। अब चूंकि इसमें तमाम जो बड़े संगठन हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि महापंचायत को किस तरीके से रोका और कल जो डिसीजन लिया गया वो ये लिया गया कि अब कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होगा। हम बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के ही
लगभग 101 किसान ऐसे हैं जो पैदल मार्च कर रहे हैं, जो पैदल ही दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। चलिए खबर आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने व अन्य मांगों को लेकर 297 दिन से शंभू सीमा पर डटे हुए किसान शुक्रवार दोपहर 1 बजे पैदल कूच करेंगे। सबसे पहले किसानों का 101 सदस्यीय जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। उनको हरियाणा में दाखिल करवाने के लिए पीछे 150 सदस्यीय टीम रवाना होंगी। दूसरी ओर की हम जिक्र कर लें तो किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने शंभू सीमा पर 7 स्तरीय बैरिकेडिंग की हुई है। सीमेंट की दीवारों के आगे लोहे की कटीले तार लगा दिए गए हैं, कीलें लगा दी गई हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, 15 कंपनियां लगाई गई हैं, ड्रोन वाटर कैनन लगाया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों की छुट्टियां जो हैं उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। हरियाणा ने शंभू व खन्नौरी के रास्ते दिल्ली जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए हैं। फिलहाल देखिए ये बड़ी बात भी है क्योंकि किसान लगातार अड़े हुए हैं। तो फिलहाल शंभू में 7 व दाता सिंह वालों में 3 स्तरीय बैरिकेडिंग है। 2 जगह अर्धसैनिक बल तैयार किए गए हैं। तो फिलहाल देखिए पुलिस प्रशासन अपना तैयार है, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। महापंचायत में इसी बात का निर्णय लिया गया कि अब हम किसी भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या वाहन को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम सीधे सीधे पैदल मार्च दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए अब किसानों का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि आज दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। और इस बीच अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। महापंचायत करने से पुलिस ने रोका है किसानों को और विरोध पर 75 गिरफ्तार कर लिए गए। जाम लगाने वाले 112 किसानों पर केस जो है दर्ज हो गया है। तो अपडेट आपको किसानों से जुड़ी बता भी रहे हैं। देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चप्पे चप्पे पर आज पुलिस बल तैनात है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर पुलिस के आला अधिकारी, डीएम और तकरीबन 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ साथ महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल पर भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से सुखबीर खलीफा समेत अन्य किसानों की गिरफ्तारी के बाद कई किसान और नेताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर भी किया था। आज फिर तमाम किसान जो हैं 0 पॉइंट आने के लिए आह्वान किया था। बिल्कुल, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों और प्राधिकरण के बीच टकराव कम होता हुआ दिखाई फिलहाल तो नहीं दे रहा है। गुरुवार को पुलिस ने किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर महापंचायत नहीं करने दी। किसानों ने इसका विरोध किया। 75 किसानों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बता दें, जब कुछ किसान नेताओं की तलाश में छापेमारी की गई, कई किसान नेताओं को नजरबंद करने के साथ हिरासत में कई को लिया गया। इधर दिल्ली कूच के दौरान बैरियर तोड़कर नोएडा रेणु एक्सप्रेसवे पर जाम लगाने वाले 112 किसानों पर थाना फेज 1 में रिपोर्ट दर्ज की गई। इन सभी पर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप लगा है। 10% आबादी भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ देने और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 10 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 25 नवंबर से 7 दिन तक ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण कार्यालय पर महापड़ाव किया था। 2 दिसंबर को किसानों के दिल्ली कूच करने के दौरान पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच नोकझोंक हुई। मुख्य सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन मिलने के बाद किसान दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने नेताओं समेत 123 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये बड़ा अपडेट है। और आज तो दीपिका चीजें थोड़ी और अलग होंगी, क्योंकि पंजाब के किसान भी आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों को इस बात को लेकर बल मिल रहा है कि हम तो थे ही नोएडा के किसान और अब पंजाब के किसान भी आगे आ रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि पिछले साल जो किसान सड़कों पर उतरे हुए थे इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब उनको तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अब पंजाब और हरियाणा दोनों ही बॉर्डर को फिलहाल प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो 101 सदस्यीय जत्था है वो किस कदर आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आगे की उनकी रणनीति क्या होगी और प्रशासन उनको किस तरीके से रोक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अडानी मुद्दे पर फिर संसद में हंगामा। बीजेपी सांसद श्रीकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए और कांग्रेस बोली है माफी भी मांगे। देखिए कहा गया है, नवभारत टाइम्स में इसका जिक्र है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। अडानी मुद्दे की जांच को लेकर संसद से सड़क तक मुखर है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में राहुल गांधी के सियासी अभियान को थामने के लिए बीजेपी की ओर से नेता विपक्ष पर आपत्तिजनक
निजी हमले के खिलाफ कांग्रेस ने लोकसभा में मुखर आवाज उठाते हुए इसका विरोध किया। नेता विपक्ष के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बिगड़े बोल को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ और कांग्रेस ने उनसे माफी की मांग करते हुए सदन की मर्यादा को लेकर स्पीकर ओम बिरला से शिकायत कर दी। तो देखिए, ये आपने देखा पिछले हफ्ते किस तरह से संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी और अडानी मसले पर फिर से हंगामा देखने को मिला संसद में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस सत्र में यदि हम शीतकालीन सत्र का जिक्र करें, शुरू के 6 से 7 दिन सिर्फ इसी बात में ज़ाया हो गए थे, हो हंगामे में ज़ाया हो गए, चाहे वो संभल का मसला हो या फिर अडानी अंबानी का मसला हो। इसी को लेकर एक बार फिर से कल का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी खास इसलिए भी नजर आया था, जब आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा होगा कि तमाम जो कांग्रेसी थे वो ब्लैक जैकेट को पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो सुर्खियों में भी रखा था। फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल पर कई गंभीर आरोप भी इस बाबत लगाए। कांग्रेस बोली माफी मांगे, तो फिलहाल देखिए मामला और भी गर्मा गया। यानी कि हम चाहें कि संसद आगे और चल जाए तो फिलहाल ये नजर नहीं आ पा रहा। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का एक गंभीर आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। अडानी ग्रुप के भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाया। इसके कारण गुरुवार को भी संसद में गतिरोध रहा, हंगामा रहा, नारेबाजी की गई, बयानबाजी देखने को मिली। तो बीजेपी ने कहा कि देश की छवि खराब करने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। और किरण रिजिजू ने हालांकि ये भी कहा कि देखिए हम डिबेट करने को तैयार हैं, इफ़ यू वांट टू डिबेट तो हम तैयार हैं, आप आइए, आप सदन को चलने तो दीजिए, आप सदन में सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर अफसोस जाहिर किया, कहा कि वह सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी सांसदों के व्यवहार से दुखी है। कहा हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बिलों, प्रस्तावों, दूसरे विषयों के लिए समय तय कर रखा था, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। तो आप आइए, बातचीत तो करिए। इधर निशिकांत दुबे ने आपको बता दें एजेंट करार दे दिया। तो फिलहाल देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो लगातार बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, उनको इन्फ्लुएंस में ले रही है। तो फिलहाल देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अब गर्मा चुका है। जाहिर सी बात है, विपक्ष ये कह रहा है अडानी पर आप जेपीसी का गठन करिए और एक कमेटी का गठन करने के बाद उस पर जांच बिठाइए। लेकिन आपको समझना होगा कि एक सत्र जो चलता है वो सिर्फ आपके कहने भर से नहीं होता, बल्कि इसमें जनता की गाढ़ी कमाई प्रतिदिन लगती है, हर रोज लगती है। और जनहित से जुड़े मुद्दों पर यदि चर्चा नहीं होती तो ऐसे सत्र का क्या फायदा। सिर्फ और सिर्फ इसमें जनता का नुकसान है। विपक्ष को भी ये बात बखूबी मोनिका समझनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, संसद की हम कार्रवाई की बात करें, किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी है। कल भी हमने देखा प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रीमिसेस के अंदर भी अगर हम देखें, संसद परिसर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी लगातार ब्लैक जैकेट पहनकर अलग अलग तरह से जो प्रदर्शन कर रही थी और अडानी मसले पर चर्चा की मांग लगातार की जा रही थी। मुखर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। और ख़ासतौर से इसीलिए भी क्योंकि देखिए, अभी प्रियंका गांधी भी जो है संसद में आ गई हैं, लोकसभा की सदस्य हैं, वायनाड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वो बल देने की भी कोशिश करते हुए नजर आए हैं इस मसले पर। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 500 वर्ष पूर्व जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ने द्वारा कहा गया है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। अयोध्या में जनता से बात करते हुए योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने इसे संभल के मामले से जोड़ते हुए कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, बांग्लादेश और संभल में वही हो रहा है। तीनों मामलों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ संभल में हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अयोध्या से डीएनए के जो शब्द बाण सीएम योगी ने छोड़े, उस पर पलटवार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर से किया और सीएम योगी का डीएनए टेस्ट कराने का चैलेंज तक दे दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा पहनकर योगी खो रहे, इस तरह की बात को आपको शोभा नहीं देता है। डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार रहिए।
तो देखिए हेडलाइन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी आपको अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं और मेरे हाथ में भी एक अखबार है। और अखबार ये देखिए, अखबार है ये दैनिक जागरण। हालांकि इससे पहले मैंने अमर उजाला का जिक्र किया था। बहरहाल अयोध्या संभल बांग्लादेश के दंगाइयों की प्रकृति और डीएनए बाबर जैसा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों को चेताया, बांटने वाले और काटने और कटवाने का कर रहे इंतजाम। अब देखिए, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने, परिवारवादी हो गए हैं आज के समाजवादी। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में रामायण मेला की संकल्पना करने वाले महान समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद किया और कहा कि लोहिया श्री राम, कृष्ण और शिव की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता समझते, स्वीकार करते थे। डॉक्टर लोहिया की इस भावना के विपरीत आज के समाजवादी परिवारवादी हो गए हैं। उन्हें अगर अपराधियों का संरक्षण ना मिले तो बिन पानी के मछली की तरह तड़पते रहते हैं। और देखिए, एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया कि मुगल शासक बाबर ने अयोध्या और संभल में जो किया था वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। 500 साल पहले बाबर के सिपह सालारों ने अयोध्या और संभल में देवस्थानों को तोड़ने का अपराध किया था। जो कृत्य किया था वो बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक जैसा है। कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा पहली बार हो रहा है तो गलतफहमी में ना रहे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। यहाँ भी बांटने वाले तत्व पहले से खड़े हैं। वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न और सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर से कटवाने का इंतजाम कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और एक बार फिर से वो बांटने और काटने की बात जो है दोहराते हुए दिखाई दिए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जब योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव चुप नहीं रह सकते। तो अखिलेश यादव ने भी इसी पर तुरंत प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और अमर उजाला ने इस खबर को जगह भी दी है, जैसा कि आपको बता ही रहे थे मेरे साथ। जैसे कि सीएम ने कहा, सीएम ने तीनों का डीएनए एक बताया, कहा बांटने वाले, काटने वाले, कटवाने वाले कर रहे हैं इंतजाम। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव ने तंज किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे साथ सीएम भी अपना डीएनए टेस्ट करवा लें। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर घेरा। कहा ऐसी बातें करना उनको शोभा नहीं देता। एक संत और योगी की भगवा पहनने के बाद ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कहा कि सीएम बार बार डीएनए जांच करवाने की बात कहते हैं, मैं भी अपना डीएनए जांच करवाना चाहता हूं, अब मुख्यमंत्री भी करवाएं। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो संभल की घटना नहीं होती और 5 जानें न जाती। और वहीं आपको बता दें, वोटों की लूट से ध्यान भटकाने के लिए घटना को कराया गया है। एक बार फिर से कह सकते हैं अखिलेश यादव इस बात को दोहराते नजर आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में एक बयान और उस बयान के कई मायने और जीत सीधे सीधे बीजेपी की। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। बिल्कुल, संभल में फिर मिला है अमेरिकी कारतूस और खोखा। आज जुमाए एजेंसियां लट पर है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। देखिए, आज का दिन जो है काफ़ी कहे कि प्रशासन की इस पर नज़र है, क्योंकि जामा मस्जिद सर्वे के बाद हिंसा हुई और हुई हिंसा में पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूसों के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद पुलिस और जांच टीम्स उन हथियारों की तलाश में जुटी हैं जिनसे इन्हें चलाया गया। इस बीच बृहस्पतिवार को जांच टीम को कोटगरवी स्थित नीम वाली जियारत के पास 2 कारतूस और 2 खोखे मिले हैं। इनमें कारतूस और एक खोखा अमेरिका निर्मित 7.65 mm का है। ये इलाका जामा मस्जिद से बमुश्किल 500 मीटर दूर है। उधर जुमे नमाज और 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जामा मस्जिद के पास और शहर में जगह जगह पुलिस, पीएसी, आरएएफ और आरआरएफ तैनात कर दी गई है। जाहिर है आज नज़र है, एक तो 6 दिसंबर की तारीख है। बाबरी विध्वंस आज ही के दिन हुआ था 1992 में और आप समझिए शुक्रवार का दिन है। तो ऐसे में और संभल में चूंकि हिंसा हुई है, ऐसे में आज एजेंसियां अलर्ट पर हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। देखिए हम खबर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर छानबीन करते हुए आपको तमाम जो अधिकारी हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इस तरह का जो फोटो है उसको छापा गया है। तो जांच कर रही है फॉरेंसिक टीम और पुलिस। तो फिलहाल जो कहा गया, देखिए ये जो बात है कि वाकई में, चूंकि आपको याद होगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कहा था कि संभल में जो हिंसा हुई है इसमें जो हमें स्मेल आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की स्मेल है। तो फिलहाल अब जो कारतूस बरामद किए गए हैं उन कारतूसों को फॉरेंसिक टीम ने जब जांचा परखा तब ये कहा गया कि अमेरिकी कारतूस का खोखा मिला और ये एक बड़ी बात है। तो जामा मस्जिद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह बरामदगी गई। छानबीन के बाद बैलिस्टिक विशेषज्ञों को भेजे जाएंगे ये तमाम सैंपल्स। बोले ये जिन हथियारों से चले हैं अब उन हथियारों की तलाश की जाएगी। यानी कि जो कारतूस बरामद हुए हैं वो पाकिस्तानी कह सकते हैं आर्टिलरी से बरामद हुए और अमेरिका के जो कारतूस यानी कि जो अमेरिकी हथियार हैं
उनसे ये कारतूस चले हैं। फिलहाल आपको बता दें, जामा मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा में पाकिस्तान अमेरिका के कारतूसों के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद जांच टीम उन्हें हथियारों की तलाश में अब जुट गई है। अब वो कारतूस यानी कि वो वेपन्स तलाशे जाएंगे जिनसे ये कारतूस चले, यानी कि जिनसे ये गोलियां चली, इन्हें चलाया गया। इसी बीच आपको बता दें कि कोटगरवी स्थित नीम वाली जियारत के पास 2 कारतूस 2 खोखे मिले, जिसमें एक कारतूस एक खोखा अमेरिकी निर्मित 7.65 mm के हैं। ये जामा मस्जिद से लगभग बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर मिला। इसके अलावा जुमे की नमाज 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन, यानी कि आज का जो मोनिका भी जिक्र कर रही थी, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। पिछली बार भी परिंदा भी पर न मार पाए, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। ठीक ऐसी ही व्यवस्था आज भी देखने को मिलेगी। तो जामा मस्जिद के पास शहर में पुलिस, PSC, RAF और RPF के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि सर्च अभियान अभी भी पूरे शहर में चलेगा। इस बात की पुष्टि पुलिस कर चुकी है कि देखिए अभी भी जो तलाशी अभियान है उसको जारी रखा जाएगा, जिससे फ्यूचर में इस तरह की घटना न घटित हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास ने राजनीति से संन्यास लिया। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है और इसी को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। पत्र में खुद को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कही गई। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों द्वारा सम्मान का आभार जताया है। कहा कि वह अपनी उम्र के कारण चुनावी राजनीति से दूर हो रहे हैं, लेकिन पार्टी की सेवा वे करते रहेंगे। केजरीवाल को लेकर चिट्ठी में रामनिवास गोयल ने लिखा, मैं विनम्रता पूर्वक आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से शहादरा विधानसभा के एवं विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने कुशलता पूर्वक अपना दायित्व निभाया। मैं हमेशा से बहुत कुछ सम्मान मुझको मिला। तो इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, साल के शुरुआत में जनवरी में चुनाव होने, इस बीच देखिए यदि हम एक साल पर नजर दौड़ाएं तो आप जान पाएंगे किस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। हालांकि अब जो विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से ये बात कही है कि चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और स्वास्थ्य कारणों को उन्होंने हवाला दिया, इसीलिए वह पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर रहेंगे और काम जरूर करेंगे, यानी कि पद को छोड़ने की उन्होंने बात कही है। लेकिन अब देखिए, अब यदि हम इसके दूसरे मायने निकालें तो विपक्ष यही कहेगा कि तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अंदर खाने ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाए गए थे कि देखिए किस तरीके से, आपको याद होगा पर्यटन मंत्री ने या फिर परिवहन मंत्री ने साथ छोड़ा था आम आदमी पार्टी का, तब भी कहा गया था कि वो कहीं किसी के साथ नहीं जाने वाले, लेकिन वह कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हो गए थे। तो फिलहाल सुगबुगाहट तेज है, आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि वह क्या कुछ आगे कर सकता है अपनी पार्टी को बचाने के लिए भी और अपनी छवि को मजबूत करने के लिए भी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भंग की है यूपी कांग्रेस की सभी इकाइयां। विधानसभा चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारियां होंगी। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है। उत्तर प्रदेश में होने वाली 2027 के विधानसभा चुनाव की तमाम तैयारियां जो हैं वो अभी से की जा रही हैं। हालांकि वक्त बहुत है, लेकिन विपक्ष ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस आलाकमान ने यूपी में एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी में कांग्रेस को नए सिरे से मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक चिट्ठी जारी कर सभी इकाइयों को भंग किए जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के इस कदम को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत पार्टी को एक बार फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। और देखिए आपको बता दें कि खड़गे ने यूपी कांग्रेस की तमाम इकाइयां भंग करी हैं।
जिस तरीके से मोनिका भी आपको बता दिया, तमाम अखबारों ने अलग अलग तरीके से इस खबर को तरजीह दी है। विधानसभा चुनाव के लिए नए सिरे से तमाम तैयारियां की जाएंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश में आप यदि नजर दौड़ाएंगे तो लगभग 30 से 35 साल का वक्त ऐसा हो चुका है कि अपनी चुनावी जमीन को कांग्रेस तलाश रही है। और जाहिर सी बात है कि जहां पर नए तमाम चीज़ों का गठन करने की बात कही जा रही है और यहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसी को लेकर अभी से ही कांग्रेस कमर कस रही है। विधानसभा चुनाव के नए सिरे से तमाम तैयारियां की जाएंगी। CWC के आदेश का पालन करने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल देखिए, उत्तर प्रदेश को बतौर प्रैक्टिकल करने के लिए रखा जाएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई हाइपरबोल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो कमेटी है, जो रखा गया है, उसमें बदलाव अब ज़रूरी है। चूँकि जाहिर सी बात है, पुरानी चीज़ों में बदलाव ज़रूरी होगा, जिससे कि नई चीज़ें लगाएं, नई चीज़ें आ सके और एक नया फ्लो बन सके। फिलहाल आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी जिला, शहर, ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार देर रात कमेटी भंग करने का आदेश दिया। अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में सभी कमेटियां जो होंगी नए सिरे से गठित की जाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में नए सिरे से संगठन के विस्तार की रणनीति बनी। प्रदेश कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी के विस्तारीकरण की योजना बनी है। तो फिलहाल देखिए, अब देखेंगे सभी राज्यों में प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर पुनर्गठन किया जाएगा। और अब ये जो नया फॉर्मूला अख्तियार किया जा रहा है, ये नया फॉर्मूला मोनिका बनाया जाएगा, इसका कितना फायदा होगा विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने वहां पर अपना कुछ जो हम कहें वोट बैंक वापस हासिल करने की कोशिश की है, उस प्रदर्शन को अपने दोहराएं, बेहतरी करें और उत्तर प्रदेश को साध लें, और इसी के लिए तमाम कोशिश शुरू हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया इजाजत, अनुमति। NCR से ग्राफ 4 की पाबंदियां जो है खत्म, ग्राफ 2 अभी भी लागू है। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस समय दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियों में ढील देने के लिए राजी हुआ। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पाबंदियां ग्रैब 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए। द कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बताया कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर कम हुआ, इसलिए अब ग्रैब की पाबंदियां कम करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आगे और मॉनिटरिंग की हमें ज़रूरत है, हम यहाँ पर शांत नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो देखिए, इजाजत तो मिल गई है। NCR से ग्राफ 4 की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। ग्राफ 2 लेकिन अभी भी लागू है, और ग्राफ 3 के कुछ अतिरिक्त उपाय जोड़ने की भी सलाह के साथ साथ दी गई है। AQI 350 पार होने पर होगा लागू ग्राफ 3। तो ग्राफ 3 की कुछ चीज़ें अभी जो है एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन अगर AQI बढ़ जाता है, 350 के पार हो जाता है, तो ग्राफ 3 पूर्णतः लागू हो जाएगा। देखिए, ASG ने ग्राफ हटाने की दलील दी है। सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि नवीनतम AQI आंकड़ों के मुताबिक ग्राफ उपायों में ढील हम दे सकते हैं। AQI में स्पष्ट गिरावट का रुझान है, लेकिन ये मौसम संबंधी परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि सर्दियां अभी ठीक से आई नहीं है। अब आप समझिए, दिसंबर चल रहा है, लेकिन अभी वो सर्दी नहीं पड़ी है जो कि अमूमन पड़ती है। भाटी ने कहा कि हम ग्राफ से बाहर हैं। ग्राफ 4 के उपाय सामान्य जीवन के लिए बहुत अवरोधकारी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वजह से नहीं हो पा रही हैं। वर्तमान स्थिति में ग्राफ 1 की भी ज़रूरत नहीं है। न्याय मित्र वरिष्ठ वकील ने ग्राफ 4 की छूट के अनुरोध का समर्थन बताया, निरंतर निगरानी की जरूरत बताई। एक बार ग्राफ के लिए बता दें, ग्राफ होता क्या है। तो देखिए, दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है। 4 चरण होते हैं। AQI 200 के ऊपर जाने के बाद ग्राफ का पहला चरण लागू किया जाता है। अब चूंकि ग्राफ 4 इसीलिए हटाया गया है क्योंकि अभी जिस तरह से दलील वहां पर दी गई है, क्योंकि NCR में कमर्शियल ट्रक्स नहीं आ पाएंगे, मध्यम और भारी डीजल वाहनों और ईंधन से चलने वाले उद्योगों, निर्माण दोस्तीकरण पर भी पाबंदी थी। तो ये कब तक चलेगा? सरकारी निजी दफ्तरों पर 50% स्टाफ बुलाने की सलाह दी गई थी। ऐसे में ये प्रैक्टिकल नहीं है, और शायद इसीलिए कहा गया कि फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, बाद में मॉनिटरिंग करते रहेंगे और देखेंगे, जब ज़रूरत होगी तो एग्जीक्यूट कर देंगे। जाहिर से देखिए, अब आप समझिए कि तेज़ हवा जो है दिल्ली NCR के लिए वरदान बनी है। संक्षेप में ज़रा जान लीजिए कि राहत क्या है और क्या चीज़ें अभी नियम लागू रहेंगे। ट्रकों की एंट्री खुल जाएगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल अब दिल्ली आ सकेंगे। निर्माण तोड़फोड़ के काम हो सकेंगे। स्कूल हाइब्रिड की जगह अब सामान्य रूप में खुल पाएंगे। दिल्ली NCR में सरकारी कर्मचारियों में 50% जो कर्मचारी हैं वर्क फ्रॉम होम जो उनका है वो खत्म हो जाएगा। दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की प्राइवेट गाड़ियां चल सकेंगी। NCR के स्टोन क्रशर जोन, माइनिंग आदि में काम होगा। इंटरनेट बसें जो इंस्टेंट बसें हैं वो दिल्ली आ सकेंगी। अच्छा, नियम क्या लागू होंगे जरा समझ लीजिए।
प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग की फीस तो है, उसे और जारी रखा जाएगा, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा। RWA की अपनी सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देगी ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी, कोयला न जलाए। तीसरा, डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल पाएंगे। 800 kWA से अधिक क्षमता वाले जनरेटर सभी चलेंगे और रेट्रो फिलिंग करवाई जा सकेगी। फिलहाल ये तमाम चीज़ें लागू होंगी और इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नरेश बालियान के 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। देखिए, अब आपको बता दें, नरेश बालियान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब जेल भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 दिन के बाद जेल भेज दिया। देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये फैसला लिया, 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा है। और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल की बात है, क्योंकि छवि का सवाल है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को नरेश बालियान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था। नरेश बालियान की गिरफ्तारी तब हुई जब एक दूसरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के तुरंत बाद ही क्राइम ब्रांच ने मकोका के मामले में नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने नरेश बालियान को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो 10 दिन तो नहीं, लेकिन 1 दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि बुधवार को वसूली के मामले में जमानत मिलने के बाद मकोका के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और संगठित अपराध के मामले में आप विधायक हैं। नरेश बालियान को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत SMP MLA ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाजवा ने ये देखते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया कि मकोका के तहत 10 दिन की रिमांड की मांग संबंधी जांच एजेंसियां आवेदन पर जिरह में और अधिक वक्त लगेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के मामले को सांसदों, विधायकों पर मुकदमा चलाने के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि 10 दिन का रिमांड देने की क्राइम ब्रांच से मांग को ठुकराते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया। लेकिन अब आप समझिए कि तमाम चीज़ें किस तरीके से 1 बाय 1 जो हैं वो ख़राब हो रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए हम लगातार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये डबल चुनौती हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए। एक तो वापस से सत्ता पर काबिज होना, ये पहली चुनौती। दूसरी चुनौती कि किस तरीके से कथित शराब नीति घोटाले का मामला जो सामने आया है, जिसमें अमूमन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा तमाम विधायकों पर अलग गाज गिरी हुई है। समय कम है, काम ज़्यादा है, क्योंकि इसी साल, आपको बता दें, साल के जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अब तमाम चीज़ों को आत्मसात करना है, एक साथ उनको लेकर आगे बढ़ना है, जनता के बीच जाना है, छवि को मजबूत करना है। ये कैसे किया जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों का खुलासा। हिट लिस्ट में सलमान खान थे। सलमान खान को लगातार धमकियां भी मिल रही थी। नव भारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। तो फिलहाल आपको बता दें, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि सलमान खान उनकी हिट लिस्ट में थे। वे बाबा सिद्दीकी से पहले सलमान खान की हत्या करने वाले थे। तो फिलहाल आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में बताया गया है कि उन लोगों ने सलमान के घर की रेकी की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने पाया कि सलमान की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। सलमान बुलेट प्रूफ कार से ही घर से निकलते हैं और उनके आसपास कई गार्ड्स मौजूद रहते थे। ऐसे में उन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। जब सलमान को मारने का प्लान सफल नहीं हो सका तो शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर फोकस कर दिया, उनकी हत्या कर दी गई। तो फिलहाल देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में ये बड़ा खुलासा हो रहा है। चाहे बात हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करें या फिर किस तरीके से बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर कहा गया कि पहले भी आपको बता दें कि सलमान खान उनकी हिट लिस्ट में थे। और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही थी और धमकियों के मद्देनज़र किस तरीके से कोशिश यही थी कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में किस तरीके से पूरा का पूरा महाराष्ट्र हिल गया था, ये सभी को याद होगा। लेकिन अब जो नए खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में चौंका रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग तो बाबा सिद्दीकी को मारने की थी ही थी और ये भी कहा गया था कि जो भी उस रास्ते में आएगा उनको गोली से उड़ा दिया जाए। और अब देखिए, जो खुलासे हो रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि देखिए, बाबा सिद्दीकी को मार गिराया जाएगा। ये साफ तौर पे कहा था बाबा सिद्दीकी तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन इससे पहले सलमान खान
मारे जाते, लेकिन चूंकि सलमान खान की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और इसी के मद्देनज़र आपको बता दें कि यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि सबसे पहले अब मारा जाएगा तो बाबा सिद्दीकी, उसके बाद सलमान खान के पर ही निशाना साधा जाएगा। लेकिन देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि ये जो सलमान खान के फैंस हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत दुखद खबर, चूँकि सलमान खान को लेकर हमेशा से ही तमाम जो गैंगस्टर हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको 90s का वो दौर याद होगा जिसमें डी कंपनी किस तरीके से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार अड़ी हुई थी, और इसी को लेकर अब यही कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मारने का मकसद ही यही था कि वापस से कहीं ना कहीं डी कंपनी, जो कि उस दौरान 90s के एरा में लोगों में डर का माहौल पैदा करना था, ये डर का माहौल वापस से महाराष्ट्र में, देश में पैदा करना चाहते थे, इसीलिए बाबा सिद्दीकी को मारा गया था। बिल्कुल, और देखिए ये भी साफ कर दिया गया था कि जो भी सलमान की मदद करेगा, सलमान के नजदीक जाएगा, वो जान से मारा जाएगा, जैसे कि बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ था। बहरहाल आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।